हेलो फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग पीवाई की सीरीज में विल बी डूइंग न्यूक्लियर फिजिक्स। हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर कर लिया है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, सोडियम एविक्वेशन लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स से देखिए एक दो क्वेश्चन हर साल आते रहा है और ये काफ़ी इजी टॉपिक है, तो कर लेंगे तो सवाल बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। प्रीवियस पेपर जिस टाइप का आता है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा इस साल भी, मतलब सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में अब देखिए दो ही टॉपिक बच गया हम लोग का, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। ऐसे तो देखो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी मैकेनिक्स का पार्ट माना जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये मॉडर्न फिजिक्स में दिया हुआ है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही उसको करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, तो इसको थोड़ा जल्दी फिनिश करना है हम लोग को। तो आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कर लेंगे और STR भी का भी वीडियो आज ही बना लेंगे और डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स एंड देन वी विल बी डूइंग स्मॉल टॉपिक्स लाइक ऑप्टिक्स, थर्मल, ये सब थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, तो शुरू से ही हम लोग जो पढ़ाते हैं तो पहले बड़े बड़े टॉपिक उठा लेते हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद छोटे टॉपिक करवाते हैं। तो मैकेनिक्स हो गया है, EMT हो गया है, आज मॉडर्न हो जाएगा। कल तक कोशिश रहा है कि मैथमेटिकल फिजिक्स निपटा दें और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब में मतलब छोटे टॉपिक ऑप्टिक्स, थर्मल और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, before going to this, let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years. 2002 में मैंने IIT BHU से BTech किया था, उसके बाद से मैं फिजिक्स पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, एंड फॉर IIT JAM I have been teaching since 2005, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है IIT JAM का, पहला टीचर है हम। ठीक है, तो इस पूरे PYQ सीरीज में हम लोग हर टॉपिक का 2005 से लेकर 22 तक जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, 2015 के बाद तो सारे ही रिलेवेंट है, 2005 से 14 तक जो सब्जेक्टिव वाला है वो हम नहीं करवाए हैं। ठीक है, नहीं करवाए हैं, लेकिन वो करना चाहिए, मतलब अभी तो नहीं करिए, जब एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 वाले लोग, 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे वो जरूर करें। ठीक है, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, फिजिक्स में बहुत जल्दबाजी ये मत रहिए कि जल्दी 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 कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन छाटो, ऑप्शन, वो नहीं, वो सब गलत तरीका है, जो टीचर लोग बताता है वो गलत करता है। ठीक है, मतलब कई बार क्या करते हैं ना लोग कि शॉर्टकट्स पढ़ने लगते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट आपका लाइफ खराब कर देगा। ठीक है, अभी मान लो एग्जाम किसी तरह से क्वालिफाई भी कर जाओगे तो यू वोंट बी ए गुड साइंटिस्ट और गुड प्रोफेसर, नेवर। ठीक है, कभी सक्सेस नहीं रहेंगे लाइफ में, लॉन्ग टर्म सक्सेस भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़िए। ठीक है, उसको ट्रिकी मत बनाइए। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत मतलब ट्रिकी भी होना चाहिए, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप का होना चाहिए, बेहुदा टाइप का ट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो लेट्स गो इनटू दिस न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। MCQ देखो, MCQ जो है इसमें 4 ऑप्शन रहता है और एक करेक्ट रहता है, अब बाकी सब इनकरेक्ट रहेगा। तो एक ऑप्शन जो करेक्ट दिख जाए, श्योर है कि वो करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, 2005 में क्वेश्चन आया है ये, Me, MP, MH आर रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो है -13.6 होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी 13.6 हो गया। देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है ये, ऐसे तो देखो न्यूक्लियस के केस में तुम पढ़ते हो। ठीक है, बट बाइंडिंग एनर्जी एक प्रॉपर्टी है जो हर बाउंडेड सिस्टम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हर बाउंडेड सिस्टम के साथ एक बाइंडिंग एनर्जी टाइप का टर्म एसोसिएट किया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच हैज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू मेक द सिस्टम अनबाउंडेड, उसको ना बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। आप अगर थोड़ा और इसको समझना चाहते हो तो मैंने सेंट्रल फोर्स का वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी है, बाउंडेडनेस एंड अनबाउंडेडनेस। उसको पढ़िए तसल्ली से, आपको समझ में आएगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है इन जनरल, सिर्फ न्यूक्लियस के केस में नहीं, इन जनरल किसी भी बाउंडेड सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एंड हाउ द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए बाउंडेड सिस्टम कैसे
किसी भी बाउंडेड सिस्टम का जो बाइंडिंग एनर्जी है इट इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट, उसको आप वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे किसी भी बाउंडेड सिस्टम का बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो माइनस ई के बराबर होता है। और बाउंडेडनेस का क्या कंडीशन है? बाउंडेडनेस का कंडीशन है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी नेगेटिव। एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होगा बट इतना नेगेटिव होगा कि मैग्नीट्यूड वाइज वो के से अधिक होगा। उस केस में आपका सिस्टम बाउंडेड हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है कि उसके अंदर जो ओवरऑल इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो ये सारा चीज बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है। सेंट्रल फोर्सेस का प्लेलिस्ट देखना, उसमें एक टॉपिक पढ़ा रखा है बाउंडेडनेस एंड अनबाउंडेडनेस, उसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, हम देखते हैं कि आजकल बच्चा लोग शॉर्ट्स देखता है। हमको ही बहुत लोग बोलता है कि शॉर्ट्स बनाओ, हम कहना हम वैसा बच्चा लोग को नहीं पढ़ाते हैं जो शॉर्ट्स देखने में बिलीव करते हैं। फिजिक्स इज नॉट ऑल अबाउट शॉर्ट्स। ठीक है, हालांकि फिर भी हमारा बंदा लोग सब कुछ कुछ शॉर्ट निकाल के बनाता है, हम बहुत मना करते हैं। ठीक है, शुरू में 3-4 बना दिया। ठीक है, अब इतना ठीक है, चलो कोई नहीं, उनका अपना काम है, उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो शॉर्ट्स बनाते हैं, बट शॉर्ट्स इज आई डोंट सपोर्ट शॉर्ट्स। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो उसको पढ़िए, वीडियो बड़ा है वो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, खास करके जो बाद में एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग, मतलब आगे भी तो एग्ज़ाम दोगे ना जैम के बाद। जैम के बाद फिर जेस्ट का एग्ज़ाम आ गया है और वो सब, तो वो सब पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए, लंबे समय तक सक्सेसफुल रहेंगे। एग्ज़ाम में तो क्वालिफाई करेंगे ही और आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, देखो क्या है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इधर उधर का बात नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा एच एटम का मास बोल रहा है। एच एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बाइंडिंग एनर्जी हम लोग मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा डिफाइन करते हैं, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माइनस मास ऑफ एटम और न्यूक्लियस, जो भी है आपका दिया हुआ एटम और न्यूक्लियस। ठीक है, ये मास डिफेक्ट हो जाता है इंटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी आपका क्या है 13.6 अपॉन सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ एच एटम। तो मास ऑफ एच एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एच एटम इज गोइंग टू बी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 बाई सी स्क्वायर। ये ईवीज में आएगा क्योंकि 13.6 जो है, हाँ 13.6 जो है ईवी में है ना, हाँ बाइंडिंग एनर्जी ईवी में है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ ई, ये समझने के लिए उसको वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो क्या आंसर आ गया? ये आ गया। ठीक, जो ओवरऑल मास जो होता है स्पीसी का वो कांस्टेंट पार्टिकल के टोटल मास से कम होता है, वही जो डिफरेंस ऑफ मास है वही बाइंडिंग एनर्जी होता है। उतना ही एनर्जी फिर बाहर से देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, कांस्टेंट पार्टिकल में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये 2005 में आया था तुम्हारा। ठीक है, ये देखो जो 2006 में आया है, मतलब उस जमाने में जो ऑब्जेक्टिव कम आता था तभी न्यूक्लियर फिजिक्स से देखिए क्वेश्चन आया करता था। 15 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव होता था उस जमाने में। हम नया नया पढ़ाना शुरू किए थे, मतलब 2005 ग्रेजुएट बच्चों को। ठीक है, ऐसे तो मतलब 10+2 वालों को पढ़ाते थे 5 के पहले, ग्रेजुएट वालों को बहुत अच्छा हमको लगा। ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल पर न्यूक्लियन, मतलब इन MEV इज दिस न्यूक्लियस विथ 180 फिजन्स इनटू 2 न्यूक्लियस ऑफ इक्वल मासेस। मतलब 180 से टूट गया 90-90 वाले न्यूक्लियस में। ठीक है, मतलब 180 जो है वो 90 + 90 वाला न्यूक्लियाई में जिसका मास 90-90 है उसमें टूट जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, मान लो A है
और वो टूट गया बी प्लस सी में, ए 180 था, बी 90 है और इसका भी 90 एटॉमिक मतलब मास है, ठीक है, मास नंबर है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी रिलीज को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू, पढ़े होंगे। क्यू वैल्यू इज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बाइंडिंग हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट थोड़ा स्टेबल रहता है, तो स्टेबल रहेगा रिएक्टेंट के कंपेरिजन में, तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, उसके उसमें एनर्जी निकलेगा। और अनस्टेबल होगा तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का कम रहेगा, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, रेस्ट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास ऑफ प्रोडक्ट, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू को। जहाँ जो डेफिनेशन सूट कर जाए वहीं पे यूज कर लेना है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है जी, 90, 90 कहाँ जाएगा, यहाँ रहेगा 90, तो उसका 6 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 गुने 90, एक का हो जाएगा ना। अब गुने 2 कर लेंगे कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई है। अब बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट क्या है, 180, 180 यहाँ पे है, वो 4 है, 9 छक 54 और 54 गुने 2, 360 एमईवी रिलीज हो जाएगा तुम्हारा। 360 पॉजिटिव आ रहा है क्यू वैल्यू में, तो एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोअर्जिक बोलते हैं। जहाँ एनर्जी रिलीज होता है उसको एक्सोअर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, अर्जिक मतलब एनर्जी निकल रहा है, इंडो अर्जिक एंड एक्सोअर्जिक, ठीक है। तो जहाँ पे क्यू वैल्यू पॉजिटिव रहेगा वो एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। ये 2006 में आया था आपका, ठीक। 2008 में देखिए ये क्वेश्चन आया है, द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीज बाय 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 30 डेज। अच्छा, द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज, देखो एक्टिविटी जो होता है ये होता है, एक्टिविटी इज बेसिकली dn by dt, and dn by dt is basically lambda n, ऐसे होता है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा है ये हो गया। अब ये क्या है, दिस इज एक्टिविटी एट t इक्वल टू 0, सो एक्टिविटी एट टाइम t इज a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। अब क्या बोल रहा है, एक्टिविटी डिक्रीज कर गया टू द 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 75 मतलब 3/4 a नॉट हो गया। क्या आ जाएगा बताओ, ये कट गया और दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो लैम्डा, सॉरी लैम्डा 30 डेज लिख रहा है ना, तो लैम्डा t माइनस आएगा तो log 4/3 आ जाएगा, लैम्डा विल बी डेज इनवर्स, ठीक। और देखिए लॉन और लॉग, अगर log 2 भी लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब बेस टू द पावर बेस ई होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ई होता है, ठीक है। और अगर कुछ और होगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे 10 हुआ तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10, कुछ नहीं लिखेंगे तो ई रहेगा।
तो कई बार बोलते हैं कि लॉन लिखेंगे, अरे लॉन भी नेचुरल लॉगरिथम होता है। लॉग लॉन का मतलब एल एन का मतलब होता है बेस ई है, तो लॉग भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग मतलब लॉन ही है, अनलेस कि आप बेस डिफाइन करते हैं। बेस नहीं डिफाइन करेंगे, ऐसे लॉन लॉग जैसे ऐसे कोई लिखता है, ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे हम कह दें कि बेस 10 है, अब ये अलग अलग है, ठीक है। तो अगर बेस नहीं लिखते हैं तो लॉन एंड लॉग मीन सेम थिंग। हाँ, बट लिखो जैसे लिखना है, जो आदत है लॉन लिखना तो लॉन लिखो, हम यूजुअली लॉग ही लिखते हैं। तो लॉग हो गया बेस ई के लिए 693, ये याद भी रखो थोड़ा, ठीक है, बार बार यूज होगा। लॉग 2 जो है ना बार बार यूज होगा, तो इसको याद भी रखना है। ये कितना हो जाएगा 1/30, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, पहले देखो जैम में ना कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था पहले, तो इसलिए ये सब वैल्यू दे देता था, ठीक है। तो वैल्यू देता था तो उससे पता चल जाता था कि ये वैल्यू अगर यूज हो रहा है तो मतलब सही किए हैं, और नहीं यूज हो रहा है कहीं पे तो मतलब गलत कर रहे हैं। तो एक अच्छा मतलब हिंट हो जाता था। log 4 माइनस log 3 हो जाएगा, हाँ 0.693 गुना 30 भागा मनुष्य ना गलती बहुत करता है, 1.4 माइनस 1.1.3 69.3 डेज में ही आएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2008 में आया था भाई, ठीक है। आगे चले, 2009 में, तो हर साल देखो क्वेश्चन उस जमाने में भी आ रहा था जब ऑब्जेक्टिव कम होता था, सब्जेक्टिव में भी आता था, ठीक है। टू स्फेरिकल न्यूक्लियर हैज मास नंबर दिस, ओके। अच्छा देखो एक रिलेशन होता है, याद भी रखो इसको। सॉरी, वेयर आर इज इन फेम्टोमीटर, आर फेम्टोमीटर में होता है, ये रिलेशन होता है। ए इज द मास नंबर, आर नॉट का वैल्यू 1.1 से लेके 1.3 फेम्टोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। अब R1 R2 बोल रहा है, तो R1 R2 क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज A1 बाई, A1 क्या है 216, 216 का क्यूब रूट 6 हो गया, 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, और 2 से काट देंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 आंसर होगा। 1.5 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। बहुत इजी है। ये देखो 2012 में क्वेश्चन आया है, कोबाल्ट इज a radioactive nucleus of half life this, एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ कोबाल्ट। देखो आपको हम बताए थे एक्टिविटी इज लैम्डा इंटू एन, एक्टिविटी एट एनी टाइम टी इज लैम्डा इंटू एन एट एनी टाइम टी, तो हाफ लाइफ से लैम्डा निकल जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला कैसे आता है पता है हम लोग को, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टी होता है। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे न्यूक्लियाई आधा डिके कर जाए, मतलब आधा बच जाए, तो ये यहाँ से निकल जाएगा ये फार्मूला, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा, इसको निकाल लो, 8, ठीक।
अच्छा log 2b तो तुम्हारा 6 ये कट जाएगा और NT क्या हो जाएगा बताओ 10 ग्राम इसका 60 ग्राम देखो वो है मतलब एटॉमिक मास है मतलब 60 ग्राम में 1 मोल है तो 10 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा 10/60 और 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर होता है 1 मोल मतलब 10⁻6.023 इंटू 10⁻23 सब बचपन में हम लोग पढ़े हैं ठीक है तो ये क्या आ जाएगा बताओ करीब करीब अगर अप्रोक्सीमेशन में आंसर है तो ये ऐसे काट दिया है और ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻23 में से 8 घटा लो तो कितना बनेगा जी 13 और 15 हो जाएगा मतलब 5 इंटू 10⁻14 है ना इतना हो जाएगा डी आ जाएगा आंसर आंसर डी आ जाएगा ठीक है ना बढ़िया इजी इजी ही क्वेश्चन आता है देखो ये देखो यूरेनियम 238 का डीके दे रखा है लेड में देखो ये उतना क्लियर नहीं है डायग्राम उतना नीड भी नहीं है देखो यूरेनियम 238 जो है ना वो अल्फा और बीटा डीके होते हुए डीके करता है उसमें मतलब दे भी रखा है देखो ये 4/2 नहीं है यार ये हटाओ इसको यहाँ से वो ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली 8 अल्फा पार्टिकल ठीक है ये n माइनस नहीं है भैया ये e माइनस है बहुत एरर करते हैं हमारा ये e माइनस इलेक्ट्रॉन ठीक है हाँ तो 8 अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है और 6 बीटा डीके हो रहा है इसमें ये तो होगा ही नहीं अरे न्यूक्लियस कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फेंकता नहीं है ऐसे ठीक है मतलब होता है लेकिन यूरेनियम 238 में ऐसे नहीं होता है ठीक है वो अल्फा बीटा डीके होते हुए चलता है तो 8 अल्फा डीके है और 6 बीटा डीके ये वाला नहीं होगा भाई ठीक है अल्फा और बीटा डीके होते हुए ये ग्राफ दिखता ना तो यहाँ से अच्छा से समझ में आता कि कितना अल्फा डीके हो रहा है कितना बीटा डीके हो रहा है उतना जरूरत नहीं है तो 1 वाला नहीं है 2 वाला अलाउ है सी आंसर ठीक है तुम्हारा ठीक है यूरेनियम 235 का 238 का डीके एक बार देख लेना कैसे कैसे डीके होता है कितने अल्फा पार्टिकल कितने बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो ये सब ध्यान में रहना चाहिए ठीक है बट यहाँ से समझ में आ रहा है 8 अल्फा डीके और 6 बीटा डीके जोड़ोगे सब ऊपर नीचे तो सेम रहेगा मतलब 8 चौके 32 हो गया अब 32 और 206 238 हो रहा है तुम्हारा ठीक है ओके क्या लिख रहा है मीन मोमेंटम p ऑफ न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस ऑफ A एंड एटॉमिक नंबर Z इज देखो यार जो अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सॉरी पॉली बोल रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे ये होता है ना delta R will be around radius of the nuclei which is you know H is R naught so this is H cross by R naught which is in femtometer of course minus so P will also be in the range of so that is तो डिपेंडेंस तो आपको दे ही देगा ना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा लेकिन डिपेंडेंस तुमको दे देगा ये पी का ना डेल्टा पी के रेंज में ही रहेगा अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अबाउट विच यू आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी जिस फिजिकल क्वांटिटी का अनसर्टेनिटी या एरर का बात करते हैं उसका रेंज जो अनसर्टेनिटी का वही होगा जो उस फिजिकल क्वांटिटी का रेंज होगा सी इज द करेक्ट आंसर
सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। ये याद करने वाला है जी। मतलब यूरेनियम 235 का तुम पढ़ोगे ना, तो एक डॉटर न्यूक्लियर इस रेंज का होता है और एक डॉटर न्यूक्लियर इस रेंज का होता है। हमको तो याद भी नहीं है क्या क्या होता है, बट देखना यूरेनियम 235 का जो डिके पढ़ोगे तो जो ये डिके देखो, जितना कोई चीज डिके कर रहा है तो स्टेबिलिटी के लिए डिके कर रहा है। यूरेनियम 235 अनस्टेबल है, तो जो डॉटर न्यूक्लियर होगा स्टेबल होगा। न्यूक्लियर स्टेबल का मतलब है उसका बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हाई रहेगा, तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी हाई रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ ये सब नहीं है, ये बहुत फेमस ग्राफ भी है। ठीक है, तो एक यहाँ डॉटर न्यूक्लियर का एटॉमिक नंबर ये रहता है, एक दूसरा डॉटर न्यूक्लियर का एटॉमिक नंबर ये रहता है, इसलिए थोड़ा सा सेपरेशन होता है। ठीक है, ये सही आंसर है। ये सब फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आया है, लिखा है एटॉमिक न्यूक्लियस एक्स हैज हाफ लाइफ टी एक्स डिकेज टू द वाई। कंडीशन देखो सिंपल होता है भाई, जो पेरेंट न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ जो होना चाहिए वो बहुत लार्ज होना चाहिए इसके, तो फिर सारा प्रोपोर्शन जो है ना डॉटर न्यूक्लियाई का सब सेम रहेगा। तो ये सेकुलर इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, क्वेश्चन आया है तो ज़्यादा तो नहीं आता है, यही कंडीशन होता है, ये सब थ्योरी में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और सब बेकार है, यही आंसर होगा सब। एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ये हमको लगता है MSQ में रहा होगा, हमने इसको MCQ में डाल दिया है, एक ही आंसर होगा। 2021 में देखो एक क्वेश्चन आया है, at t equal to 0 n naught number of radioactive nuclei A start decaying into B with a decay constant lambda naught, then the number of B at a small time t is। अच्छा, मतलब B भी डिके कर रहा है नहीं, यहाँ पे A जो है B में डिके कर रहा है, B सपोज को C में डिके कर रहा है, ये इसने लैम्डा नॉट लिया है, इसको मान लो लैम्डा है, तो लेट NB is number of nuclei at time t। अब dNB/dt क्या बनेगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जितना ए आपका डिके कर रहा है उतना ही बी प्रोड्यूस हो रहा है, जितना आपका ए जो है डिके कर रहा है उतना ही बी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब व्हाट, dNA/dt माइनस ऑफ dNA/dt। इनफैक्ट मतलब ये आपका लैम्डा नॉट Na हुआ ना। ठीक है, तो dNA/dt मतलब ये तो ये रेट ऑफ डिके हो गया आपका, मतलब Na का, तो एक तरह से हम कहेंगे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन जो B का है इतना डिके कर रहा है 1 सेकेंड में, तो ये आ जाएगा आपका, इसको मिटाओ, लैम्डा नॉट Na इतना आपका प्रोड्यूस हो रहा है अभी, जितना ये डिके कर रहा है 1 सेकेंड में उतना ही ये प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ डिके लिखा है तो dNA/dt नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन यहाँ लगा रखा है,
बट इतना ही, जितना ये डिके करा उतना ही ये प्रोड्यूस हो रहा है। और ये कितना डिके करेगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एन बी। अब लैम्डा नॉट इंटू एन ए क्या है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का ये टॉपिक है। अब निकालो इसको फाइनल, डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा एन बी लैम्डा नॉट एन नॉट, ठीक। अब आई एफ हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट, लैम्डा टी, तो ये हो जाएगा एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी इक्वल्स टू प्लस कांस्टेंट, ठीक। तो प्लस सम कांस्टेंट, तो एन बी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहां लिखते हैं, यहां से देखो ये वाला, इसको मिटा दे ऊपर वाला, देखो जो एन बी आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा नॉट एनओ लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, और ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा नॉट टी प्लस सी ई टू द पावर दिस। अब एट टी इक्वल टू 0, शुरू में तो सब ए ही था ना, बी तो था नहीं, दिस इंप्लाइज व्हाट, सी इक्वल्स टू, ठीक है, तो यानी एन बी एट टाइम टी हो जाएगा लैम्डा नॉट एनओ एंड ई टू द पावर माइनस लैम्डा नॉट टी और माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी एट टाइम टी, और टाइम टी बहुत छोटा है, टाइम टी बहुत छोटा है, तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम लोग, लैम्डा नॉट एनओ, अब एक्सपोनेंट का देखो एक्सपेंशन होता है, ई टू द पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, ये एक्सपोनेंट का एक्सपेंशन होता है। तो इसको करो 1 माइनस लैम्डा नॉट टी एंड सो ऑन, आगे वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, टी बहुत छोटा है तो स्क्वायर क्यूब करते जाओगे तो और छोटा होता जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टी एंड सो ऑन। तो अगर t बहुत छोटा है तो लीनियर टर्म तक ही हम लोग इसको रखा जाए, है ना, स्क्वायर वाला टर्म सब छोटा होता जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एन नॉट, ये 1 1 कट जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट टी, ये भी कट जाएगा। सो फॉर वेरी स्मॉल टाइम this is going to be the what, this is going to be the NB, this is going to be NB,
ए क्या लिखा है भाई? अच्छा, लैम्डा ए इज लैम्डा नॉट बेसिकली, ये ए है क्या? ए होगा शायद, लैम्डा नॉट ही लैम्डा है। कितना क्या आ रहा है? ये आंसर आ रहा है ये, ठीक है। लैम्डा नॉट लैम्डा ए रहा होगा, ठीक है। हाँ, ठीक, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। A will be the correct answer. I think you understand this. T is very small, so we have neglected this higher terms. क्योंकि when T is very small, कोई small संख्या का square क्यूब और छोटा होता जाता है, तो इसलिए वो neglect कर दिया। Approximately leading order बोला है ना, मतलब जो मतलब approximation ही है, ठीक है। ओके, आगे चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट ईयर आया 2022 में, 2022 का क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है? रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस हैज डीके कांस्टेंट लैम्डा, इस रेडियोएक्टिव डॉटर न्यूक्लियर हैज डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा। अच्छा, ठीक है। At time t equal to 0, n0 is the number of parent nuclei and there is no daughter nuclei. N1t and N2t are the parent and daughter nuclei. The ratio is, अभी किए हैं उसी को यूज कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन आया देखो, इसको याद करके आगे लिखना मुश्किल होता है। NBT देखो क्या आ रहा है। मान लो A आपका मतलब N1T क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई है, तो पेरेंट न्यूक्लियाई तो इजी है, इज N0 e to the power लैम्डा टी, और डॉटर न्यूक्लियाई क्या है? ये है। और डॉटर न्यूक्लियाई का क्या आ रहा है? लैम्डा नॉट N0, मतलब लैम्डा नॉट लैम्डा एंड लैम्डा इज इसी यहीं पे लिखते हैं। ये आ रहा है, ये लैम्डा है और ये 10 लैम्डा था ना, 10 लैम्डा माइनस लैम्डा 9 लैम्डा, e to the power माइनस लैम्डा टी, e to the power माइनस 10 लैम्डा टी। तो ये लैम्डा लैम्डा कट गया, N0 by 9, N0 by 9 e to the power माइनस लैम्डा टी, e to the power माइनस 10 लैम्डा टी। तो N2 by N1 समझना ना, वही वाला एक्सप्रेशन काम आ जाएगा। याद करना, याद कर लो उसको, ये जगह 1/9, यानी ये आंसर है, दिख रहा है हम लोग, e to the power माइनस लैम्डा टी अपॉन, so this is 1/9, 1 minus this. A is the correct answer. See, A is the correct answer. ठीक है, तो इसी का यूज कर लिए हैं, अभी डेरिवेशन किया ही था, तो बार बार करने का क्या जरूरत है। ऐसे याद रख लोगे तो बेहतर रहेगा। स्टैंडर्ड ही एक तरह से, मतलब सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में ऐसे होता है, तो याद रख लो, बढ़िया है। नहीं याद रख तो तब भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, ओके। अच्छा, MCQ खत्म हो गया, MSQ बच गया। MSQ आ गया ना। MSQ में देखो, एक से अधिक करेक्ट होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों भी सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करने का चीज है ये। तो क्या लिखा है? फॉर एन एटॉमिक न्यूक्लियस with atomic number Z and mass number A, which of the following is correct? Nuclear matter, nuclear charge distributed identically, yes. न्यूक्लियर मैटर और न्यूक्लियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करीब करीब सेम रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देता है न्यूक्लियर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, उसी तरह से मैटर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। Z greater than 3 and Al more than 209, बिस्मुथ है, बिस्मुथ इज द लास्ट न्यूक्लियाई विच इज स्टेबल। उसके सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, बिस्मुथ के बाद सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। बिस्मुथ एलिमेंट का नाम है, 83 होता है, 209। उसके बाद का सब तुम्हारा
अनस्टेबल रहेगा और अल्फा डीके होगा उसमें। सरफेस कंट्रीब्यूशन या सरफेस कंट्रीब्यूशन मतलब सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है सरफेस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस कंट्रीब्यूशन जो है वोन विस्जैकर फार्मूला होता है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी का हम लोग बात करते हैं। सरफेस कंट्रीब्यूशन जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और आर जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। तो सरफेस कंट्रीब्यूशन जो है ना ये ए टू द पावर 2/3 पे डिपेंड करेगा, ठीक। बीटा डीके अकर्स व्हेन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो इज लार्ज, नो। बीटा डीके मतलब बाय डिफॉल्ट देखो बीटा डीके तो दो मतलब पॉजिट्रॉन डीके भी होता है और इलेक्ट्रॉन डीके, नेगेटिव बीटा डीके पॉजिटिव बीटा डीके, बट बाय डिफॉल्ट जहाँ कुछ नहीं मेंशन किया हुआ वहाँ नेगेटिव बीटा डीके मानता है। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। तो भाई ये तो गलत है, न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा तो क्यों प्रोटॉन में फिर कन्वर्जन होगा, फिर तो नेगेटिव बीटा डीके नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत है, बीटा डीके बाय डिफॉल्ट मीन्स नेगेटिव बीटा डीके, ठीक है। यू हैव प्रोटॉन आल्सो कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन दैट इज पॉजिटिव बीटा डीके, इनवर्स बीटा डीके जो ही बोल दो। तो बीटा डीके मतलब यहाँ नेगेटिव बीटा डीके का मीनिंग है, बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव बीटा डीके ही मानता है। तो वो नहीं होगा, जब प्रोटॉन का संख्या ऑलरेडी लार्ज रहेगा तो फिर और क्यों प्रोटॉन बनेगा, ठीक है। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर रेडिएशन मास नंबर, ठीक है, ये तो पता है हमको। डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा तो पता याद भी होना चाहिए आपको। देखो रो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियर इनटू एटॉम मास नंबर, आई एफ 4/3 पाई आर क्यू। अब आर क्यू क्या है 1.2 के पावर 3 और ए कट जाएगा तो ए से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वॉल्यूम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर, वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन, यस वॉल्यूम एनर्जी जो है तुम्हारा वो ए पे डिपेंड करता है। तो पर न्यूक्लियन करेंगे तो वी बाई सॉरी मतलब जो वॉल्यूम एनर्जी है वो मास नंबर पर डिपेंड करता है। तो पर न्यूक्लियन करेंगे तो ई बाई ए कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वॉल्यूम एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर डिवाइड हो जाएगा ना उस केस में, कांस्टेंट हो जाएगा। अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज, नो शॉर्ट रेंज होता है। न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज डिपेंडेंट नहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिए। ऐसा न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज है, बड़े सारे और भी प्रॉपर्टी है, सब याद रखेंगे ठीक रहेगा, ठीक है। ये सब देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने का चीज है, यही सब जगह से टाइम बचाना है हम लोग को, ठीक है। जल्दी जल्दी मतलब ये नहीं कि बहुत अफरा तफरी मतलब पढ़ पढ़ के करिए, लेकिन अगर पता रहेगा पहले से तो जल्दी हो जाता है, करने का मतलब ये है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। The uncertainty in momentum of proton is roughly 10 to the power 5 times uncertainty momentum of electron in the ground state. Yes, देखो uncertainty momentum का क्या होगा प्रोटॉन का, h क्रॉस बाई डेल्टा आर। अब h क्रॉस बाई डेल्टा आर, तो डेल्टा आर के रेंज में रहेगा, तो आर फेम्टोमीटर में होता है। ये हो गया प्रोटॉन का। और डेल्टा पी इन इलेक्ट्रॉन h क्रॉस बाई डेल्टा आर। अब इलेक्ट्रॉन का जो h एटम में ऑर्बिटल रेडियस होता है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 टू पावर -10, ठीक है। तो ये तो रफली आपका क्या आ गया, ये दिस इज 10 टू पावर 5 टाइम्स -5 टाइम्स, तो ये क्या है डेल्टा, ऐसे मत लिखो, ये लिखो बल्कि 10 to the power 5 times h cross by 10 to the power -10, that is 10 to the power 5 times delta p, ठीक है। तो ए तो सही है तुम्हारा, ए इज करेक्ट। वॉल्यूम न्यूक्लियस ग्रोज लीनियरली विथ नंबर न्यूक्लियाई इन इट, हाँ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई
आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 होता है ना आर, तो ए हो जाएगा, तो लीनियरली ग्रो करेगा, ए बढ़ाएंगे वी बढ़ेगा, ये भी सही है। द एनर्जी ऑफ गामा रेज ड्यू टू डी एक्साइटेशन एमईवीज में, यस 10⁻⁻15 होता है ना गामा रेज, 10⁻⁻15 के केस में देख लो एनर्जी कैलकुलेटर सब एमईवी में आएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे भी याद रखो, मतलब जो एटॉमिक ट्रांजिशंस होते हैं उनके एनर्जी ईवीज में होते हैं और न्यूक्लियर ट्रांजिशन के एनर्जी एमईवीज में होते हैं, ठीक है। एफई मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, यस, ये जो कर्व देखोगे तुम BE/A वाला, ये ऐसे जाता है और ऐसे फिर फॉल कर लेता है, तो ये वाला जो होता है ना वो 56 होता है, वो Fe का आयरन का ही होता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, चारों सही है भाई, चारों सही है, थोड़ा बहुत सब याद रहेगा ठीक रहेगा। ओके, MSQ हो गया। नेट में देखो न्यूमेरिकल आंसर टाइप बोलते हैं इसको, इसमें आंसर न्यूमेरिक्स में रहेगा 4.2, 6.7, 3.1, 12.0 इस टाइप से रहेगा, सॉल्व करना पड़ता है सब मोस्टली, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पार्टिकल रेडियो आइसोटोप हैज हाफ लाइफ 5 डेज, 15 डेज में कितना % डिके कर जाएगा, 5 दिन में हाफ हो जाएगा, 10 दिन में 1/4 हो जाएगा, अब 15 दिन में 1/8 हो जाएगा। भाई 15 दिन में 3 हाफ लाइफ हो गया ना, 3 हाफ लाइफ हो गया, तो 5 दिन में n/2 हो गया, ठीक है, 10 दिन में फिर n/2 हो जाएगा, अब 15 में फिर n/2 हो जाएगा, 3 बार हाफ लाइफ, 3 बार हाफ होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो 10/2 इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, तो n/8 हो गया ना, तो कितना % डिके कर गया तुम्हारा, n/8 बच गया, तो डिके कितना हुआ, n - n/8 अपॉन n इंटू 100, ये % डिके हो गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7/8 गुने 100, 700/8, 8 × 64, 6 0 8 7 56, 8 5 40, 87.5, 87.5% डिके कर जाएगा भाई, 87.5% डिके कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन ए टिपिकल ह्यूमन बॉडी द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव पोटेशियम इज दिस, ओके, % of the mass. The activity due to K14 human body of mass 70 kg is, activity is lambda into n, activity is lambda into n, हाफ लाइफ दे रखा है, तो हाफ लाइफ से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे पहले तो, ठीक है ना, और हाफ लाइफ 3.942 इंटू 10⁻⁻16 हो गया, ठीक है, यह लैम्डा हो गया। एक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा इंटू n, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट दैट टाइम, जिस टाइम पे एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो n पहले निकालो, मास दे रखा है 70 kg, 70 kg को ग्राम में कर दो, 70,000 kg, 70,000 ग्राम, इसका कितना % है, 3.24 इंटू 10⁻⁻5 बटा 100, इतना ग्राम हो गया, है ना, 20% होता तो 20/100 गुने करता है ना, तो 3.24 इंटू 10⁻⁻5% बटा 100 गुने ये, तो ये ग्राम में आ गया तुम्हारा पोटेशियम। अब इसको डिवाइड करो एटॉमिक मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना है 40 है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, एक मोल में इतने रहते हैं, ऐसा 6 इंटू 6.023 लिखता है, 022 लिखा है, तो चलो यही यूज कर लेते हैं, ये n हो जाएगा। अब ये तुम्हारा 0.693 अपॉन 3.942 इंटू 10⁻⁻16, ये तो लैम्डा हो गया, और ये भी लिख लो 3.24 इंटू 7
10 वाला टर्म कितना आ जाएगा पावर वाला, 10⁻5 और 10⁻5 तो गुना 10 हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, लैम्डा इंटू एन मेरे ख्याल से ना हाफ लाइफ गलत दे रखा है मेरे हिसाब से, चेक करते हैं, रुको। ये देखिए प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका 16 हो गया, अब निकल जाएगा, ये कट जाएगा, 10⁻3 हो गया। अब बाकी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। देखो 0.693 इंटू 3.24 इंटू 7 इंटू 6.022 भागा 4 भागा 3.942, ठीक। 6 इंटू 10⁻3 becquerel, becquerel इज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो ये आ जाएगा 6 किलो becquerel, 6 किलो becquerel, ठीक। तो ये आपका देखो 2019 में क्वेश्चन आया था नेट में, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पोटेशियम डिकेज इनटू आर्गन विथ हाफ लाइफ 1.25 इंटू 10⁻9 ईयर्स, बहुत धीरे डिके कर रहा है। अच्छा, आइसोटोपिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर रॉक इज फाउंड टू बी 50, एज ऑफ रॉक इज, अच्छा ये डिके कर रहा आर्गन में विथ हाफ लाइफ ऑफ दिस, ठीक है। मतलब पोटेशियम कितना है, मान लो ये n of potassium will be n0 e to the power minus lambda t, ठीक है। अब n of आर्गन क्या होगा एट एनी टाइम t, n0 माइनस nk विच इज n0 1 माइनस लैम्डा t, ऐसे। तो n of potassium upon n of argon will be what, n0 e to the power minus lambda t, and this is n0, and this is what, this is 50, ये कट जाएगा, और भी कैन से इजी रहेगा थोड़ा करना हम लोग के लिए, इसलिए इनवर्स ले रहे हैं, which is nothing but e to the power lambda t -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, e to the power lambda t 1 + 1/50, मतलब 51/50, इसका लॉग ले लो, लैम्डा निकल जाएगा हम लोग का, लैम्डा इज व्हाट
0.693 by this 0.693 upon, तो टाइम कितना एज हो जाएगा 1 by lambda log 51/50. 1 by lambda is nothing but 1.25 into 10 to the power 9 upon 0.693 गुने log निकालने दो हमको, log ऑफ, कैलकुलेटर में log लिखता है log बेस ई को 51/50 ये आ रहा है। अच्छा चलो आगे भी कैलकुलेशन कर देते हैं। ये आ रहा 0.198 सॉरी ऐसे। अच्छा आगे भी देख ही लेते हैं, गुना 1.25 और भागा 0.693, ये आ रहा है वैल्यू देखो 3.57 गुने इतना ईयर्स, ठीक है। तो m का वैल्यू जो है 3.57 है। इस तरह से हम लोग एज ऑफ रॉक निकालते हैं एक्चुअली, समझे। एज ऑफ रॉक कार्बन डेटिंग जो बोलते हो ना, उसमें कार्बन डेटिंग C14 C12 में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से हम लोग एज ऑफ रॉक निकालते हैं, इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं ना। कार्बन C14 और C12 शुरू में इनिशियली सेम प्रोपोर्शन में रहता है रॉक में, अब बाद में C14 जो है वो डिके करता रहता है, तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट नंबर ऑफ C14 से हम लोग निकाल लेते हैं C12। ओके ठीक है, आई थिंक इट्स ओवर, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन देखो 2005 से 22 तक में ये सब क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है। तो दिस इज ओवर। तो एक टॉपिक और रह गया मॉडर्न फिजिक्स में, दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी कर लेंगे आज, ठीक है। इसको बना के वीडियो डाल देंगे और STR का भी डाल देंगे आज ही, ठीक है। तो मॉडर्न खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग MP मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज यू कैन subscribe to this channel Trajectory Education, and you can also tell your friends also to subscribe to this channel, ठीक है। तो इसमें आपको सारा सवाल करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंड ओनली फिजिक्स नो कॉमेडी, ठीक है। तो करिए इसको, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑल्सो, टी विद्या लर्निंग ऐप। थैंक यू वेरी मच।